सर्वस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय BA प्रथम वर्ष प्रथम सत्र हिंदी ऐच्छिक सेतु पाठ्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने 2 टॉपिक पूर्ण किए थे। एक थे हिंदी भाषा सामान्य परिचय और दूसरा प्रयोजनमूलक हिंदी। 7 तासिकाएं, वैसे उसके लिए 6 तासिकाएं चाहिए थी लेकिन 1 तासिका ज़्यादा हुई, कोई बात नहीं। अब हम अगले भाग की ओर बढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य सामान्य परिचय। हिंदी साहित्य सामान्य परिचय में ये जो 8वीं तासिका हम आरंभ कर रहे हैं, उस तासिका में हमें कुछ बातें देखनी है कि साहित्यिक विधाएं क्या होती हैं। जब तक आप साहित्यिक विधाएं समझ नहीं पाएंगे तब तक आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम सबसे पहले साहित्यिक विधाएं क्या होते हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। अब साहित्यिक विधाएं क्या होती हैं, देखिए इस वर्ष आप कविताएं पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब जोशी सर जी आपको कविताएं पढ़ा रहे हैं जिसमें आधुनिक कविताएं आप पढ़ रहे हैं, और जो मैं पेपर पढ़ाता हूँ, जो मैं प्रश्न पत्र पढ़ाता हूँ, वो हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक का या प्राचीन और मध्यकाल। तो इसमें कविताएं ज़्यादा है, कविता ज़्यादा है, काव्य ज़्यादा है। लेकिन कविता के अलावा भी, यानी पद्य के अलावा भी गद्य की अनेक विधाएं हो सकती हैं, और इन विधाओं का अध्ययन करने के लिए हमें इस प्रकार का सेतु पाठ्यक्रम रखा गया है। जब तक आप ये कुछ विधाएं नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साहित्य में कौन कौन सी विधाएं होती हैं। तो हम आरंभ करते, देखिए साहित्य विधाओं का वर्गीकरण जब हम आरंभ करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये वर्गीकरण क्या है। अब इसका एक लंबा वृक्षालेख मैंने दे दिया है, आगे वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि साहित्यिक आया कहाँ से। तो दुनिया में सबसे प्राचीन साहित्य भारतीय है, और भारतीय साहित्य के आधार पर भारतीय काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र की रचना हुई, और उसमें कविता के प्रति जो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं उनको लेकर के अब हम चलते हैं। देखिए, साहित्य विधाओं का वर्गीकरण और स्वरूप विश्लेषण एक लंबी परंपरा उसकी भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में रही है। आज हम जिस कविता विधा को आपके सम्मुख ले रहे हैं, या जिस काव्य विधा के अलग अलग भेदों उपभेदों के स्वरूप को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके तत्वों को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हम भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार के लेंगे। तो जो भारतीय परंपरा है और जो पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की परंपरा है उसको समझना पड़ेगा पहले। और उस परंपरा के अनुसार देखिए, सबसे पहले संस्कृत काव्य शास्त्र में आचार्य भामा है। मतलब ये आचार्य का लघु रूप है। तो भामा पहले आचार्य हैं जिन्होंने काव्य के वर्गीकरण का प्रयत्न किया। उनके पहले आचार्य भरत मुनि बहुत बड़े काव्य शास्त्री थे जिन्होंने रस सिद्धांत और नाटक इस विधा पर बहुत काम किया। लेकिन दूसरे आचार्य आते हैं, आचार्य भामा, जिन्होंने साहित्यिक विधाओं का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। विधा मतलब प्रकार, साहित्य के प्रकार, उसका वर्गीकरण करने का प्रयास किया। और उन्होंने ये वर्गीकरण 2 आधारों पर किया। एक प्रतिपाद्य वस्तु, वस्तु मतलब कथानक उसमें, और दूसरा है बंध। बंध मतलब उसको किस प्रकार से शिल्प उसका रचा गया है, मतलब क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है, इस आधार पर। और इस प्रतिपाद्य वस्तु के आधार पर उन्होंने 4 भेद किए। एक है कल्पित, मतलब कल्पना की, जैसे कि आजकल की फिल्में बनती हैं, कल्पना के आधार पर बनती हैं। फिर उसके उपरांत देवाति वृत्ति निरूपक, जिसमें ईश्वर की, देव की अतिवृत्ति का निरूपण किया गया हो। तीसरा है शास्त्राश्रित, मतलब पहला है कल्पनाश्रित, यह है पुराणाश्रित, तीसरा है शास्त्राश्रित, और चौथा है कलाश्रित। और बंध के आधार पर भी, मतलब शिल्प के आधार पर भी उन्होंने अनिबंध अर्थात जिसमें कोई बंध नहीं होता ऐसे मुक्त काव्य, फिर कथा आख्यायिका, तीसरा अभिनय मतलब नाटक, चौथा सर्गबद्ध महाकाव्य, सर्गबद्ध, और 5वां महाकाव्य।
इस प्रकार से वर्गीकरण किसने किया है? आचार्य भामह ने। ध्यान रखें, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जब होंगी तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके उपरांत आचार्य हेमचंद्र ने, जो प्राकृत के बहुत बड़े आचार्य थे, उन्होंने आस्वादक इंद्रियों के आधार पर काव्य के दो भेद किए हैं। लेकिन यहाँ काव्य का मतलब संपूर्ण साहित्य है। पहले काव्य और साहित्य समान रूप से, जैसे कहेंगे कि सममूल्य शब्द थे, लेकिन बाद में साहित्य विस्तृत हो गया और काव्य संकुचित होकर कविता तक आ गया। तो इन्होंने काव्य के भेद कैसे किए हैं? एक है श्रव्य काव्य, जो कानों से सुनाई देता है, और दूसरा है प्रेक्ष्य या दृश्य काव्य, जो नाटक आदि के रूप में हमें दिखाई देता है। अब इसके बाद बंध के आधार पर श्रव्य काव्य के कौन कौन से भेद होते हैं? कथा, अतिशय, चंपू, आख्यायिका, महाकाव्य, और प्रेक्ष्य काव्य के गेय काव्य, पाठ्य काव्य नामक उन्होंने दो भेद किए हैं। इन्होंने किए हेमचंद्र जी ने। तो हेमचंद्र जी का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण भी महत्वपूर्ण है, और इस वर्गीकरण में उन्होंने क्या किया है? आस्वादक इंद्रियों के आधार पर, मतलब काव्य सुनने वाला और काव्य देखने वाला, इस प्रकार से श्रव्य और प्रेक्ष्य काव्य भेद किए हैं। और बंध के आधार पर उन्होंने, मतलब शिल्प के आधार पर उन्होंने कथा कहा है, अतिशय कहा है, चंपू कहा है, आख्यायिका, महाकाव्य, और ये किए हैं। और प्रेक्ष्य काव्य में गेय और पाठ्य दो भेद किए हैं। फिर उसके बाद आचार्य विश्वनाथ, जिन्होंने साहित्य दर्पण नाम का ग्रंथ लिखा, उन्होंने अब समन्वयवादी दृष्टि को देख करके वैज्ञानिक आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अब हम एक एक करके आगे देखेंगे। ध्यान रहे, यहाँ तीन नाम महत्वपूर्ण है: आचार्य भामह, आचार्य हेमचंद्र और आचार्य विश्वनाथ। आचार्य भामह के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार, हेमचंद्र का काव्यानुशासन, और यहाँ तीसरे जो आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है साहित्य दर्पण। ध्यान रखना, ये तीन नाम एक बार मैं यहां लिख दूं। काव्यालंकार यह आचार्य भामह का ग्रंथ है। उसके उपरांत काव्यानुशासन, हेमचंद्र का, और आचार्य विश्वनाथ के पुस्तक का नाम है साहित्य दर्पण। तो ये तीन नाम ध्यान रखें। और इन्हीं तीनों आचार्यों ने जो वर्गीकरण का प्रयत्न किया है वो वर्गीकरण बाद में सर्वमान्य हुआ। ध्यान रखिए, जब भी कोई नए ज्ञान की प्रतीति होती है, कोई नई चीज लेखक को कहनी पड़ती है, दार्शनिक को कहनी पड़ती है, तो अन्य लोग उसको पढ़ करके उसका या तो समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं, या फिर दो अलग अलग आचार्यों के मतों का समन्वय भी करते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ ने अपने पूर्ववर्ती आचार्य भामह और आचार्य हेमचंद्र जैसे अन्य भी लोगों ने किया है बहुत कुछ, लेकिन उनका समन्वय करके अब ये आचार्य विश्वनाथ शाहजहां के काल में थे, मतलब बहुत नए आचार्य हैं, अत्यंत प्राचीन आचार्य हैं, मध्य युग के आचार्य हैं। इसलिए उनको हम उनका जो कथन है उसको अंतिम तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन बहुत पीछे का या बहुत पास का हम कहेंगे। अब देखिए उन्होंने क्या किया है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य इन दो आधारों पर किया है, जो इंद्रियों का, अर्थात पहले जो हेमचंद्र के आधार पर था, हेमचंद्र जी ने जो किया था, उन्होंने नाम क्या दिया था, उन्होंने श्रव्य और प्रेक्ष्य, उसके जगह उन्होंने प्रेक्ष्य की जगह दृश्य और श्रव्य को श्रव्य रखा। अब देखिए, और जो श्रव्य काव्य है उसके भी दो भेद किए हैं, एक है गद्य और दूसरा पद्य। पद्य को पुनः सर्गबद्ध और मुक्तक। सर्गबद्ध के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य। एक खंड काव्य इस वर्ष आप पढ़ रहे हैं, क्या नाम है उसका, राहुल। किसने लिखा है, जयप्रकाश करदम, नाम सुना, जोशी सर जी ने पढ़ाया, ठीक है। अब
मुक्तक के अंतर्गत भी उन्होंने मुक्तक, युग्मक, सदांतिक, कलापक, पुलक, ये इतना डिटेल में ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखिए कि कविता के गद्य और पद्य, काव्य के गद्य और पद्य दो भेद होते हैं श्रव्य काव्य के, और पद्य के पुनः सर्गबद्ध और मुक्तक होते हैं। सर्गबद्ध के अंतर्गत महाकाव्य मतलब अनेक सर्ग होते हैं, जैसे कि आपने सर्ग देखे होंगे इस खंड काव्य के, राहुल खंड काव्य के। और जो मुक्तक होता है जैसे कबीर के दोहे हैं, युग्मक मतलब दो दोहे या दो कविताएं एकत्र, सदांतिक, कलापक, पुलक, ये सारे पद्य हैं। मतलब देखिए कि जिस काव्य विधा को, जिस पद्य विधा को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हमें क्या क्या सीखना है, एक कविता के क्या प्रकार होते हैं। अब ये हुआ भारतीय पद्धति के अनुसार। अब हम चलते हैं पाश्चात्य पद्धति के अनुसार। पाश्चात्य पद्धति में, पाश्चात्य जो काव्यशास्त्र था, जो सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, होरेस इत्यादि जो ग्रीक लोग थे, ग्रीक विचारवंत थे, दार्शनिक थे, और उनके उपरांत रोमन आए और अंग्रेज आए, इन्होंने पाश्चात्य काव्य विधाओं के सिद्धांत को, मतलब किसको माना है ज्यादा, एरिस्टोटल और होरेस। एरिस्टोटल को अरस्तु भी कहा जाता है। तो अरस्तु ने काव्य का, उनका एक ग्रंथ है बहुत महत्वपूर्ण है, पोएटिक्स, पोएटिक्स नाम का ग्रंथ एरिस्टोटल का। उस ग्रंथ में उन्होंने क्या कहा है कि 5 आधारों पर उन्होंने कविता का वर्गीकरण किया है। कवि के व्यक्तित्व के आधार पर, दूसरा काव्य के विषय के आधार पर, इन दोनों का मिश्रित रूप, अनुकरण की रीति और माध्यम के आधार पर। और इनमें 5 भेद उन्होंने किए हैं। पहला है वीर काव्य, जैसे हम वीर गाथा काल पढ़ रहे थे वैसे, फिर व्यंग्य काव्य, फिर महाकाव्य, फिर उसके बाद देव काव्य और त्रासदी। त्रासदी मतलब ट्रेजेडी, दुखांत काव्य। ये बाकी सुखांत है। वीर काव्य सुखांत है, व्यंग्य काव्य सुखांत है, महाकाव्य सुखांत है, देव काव्य सुखांत है, मगर 5वीं जो है वो दुखांत या ट्रेजेडी कहा जाता है, त्रासदी कहा जाता है। उन्होंने व्यंग्य काव्य के भी 2 भेद किए हैं, कामोदी या कॉमेडी और अवगीत काव्य। विषय के आधार पर एरिस्टोटल ने 3 भेद माने हैं इसके, उदात्त काव्य, यथार्थ काव्य, क्षुद्र काव्य। और विषय के अंतर्गत रौद्र का स्रोत आ जाता है, मतलब यूं कहेंगे कि जिसमें भयानकता होती है वह। अनुकरण की रीति के आधार पर उन्होंने 2 काव्य किए हैं, एक समाख्यान काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। और दृश्य काव्य जो हमारे यहाँ पहले से विद्यमान है। मतलब देखिए, भारत का आचार्य हो या ग्रीस का आचार्य हो, कहीं भी हो, चिंतन की परंपरा को कहीं ना कहीं हम जोड़ करके देखते हैं। इसके उपरांत हम देखते हैं कि माध्यम के आधार पर उन्होंने 2 भेद किए हैं, पद्य और गद्य, गद्य और पद्य। अब आधुनिक समीक्षा में काव्य के वर्गीकरण का, देखिए काव्य के वर्गीकरण, आधुनिक समीक्षा में काव्य के वर्गीकरण का किस आधार पर, संवेदना के आधार पर प्रयास किया है, संवेदन के आधार पर। और इसको 2 भागों में बांटा है, एक विषय प्रधान और एक विषयी प्रधान। और विषय प्रधान काव्य भी वर्णनात्मक और अभिनयात्मक। वर्णनात्मक काव्यों में बैलेड, इपिक और यथार्थोन्मुख काव्य। बैलेड का मतलब होता है जिस प्रकार हमारे यहाँ वीर काव्य पौड़ा होता है, लिरिक, इपिक मतलब महाकाव्य, और यथार्थोन्मुख काव्य आ जाते हैं। और अभिनय के अंतर्गत पूर्व रूप में अभिनय गीत, कहानी, मोनोलॉग मतलब एकांतिक संवाद, यानी उसके क्या कहते हैं देखिए, स्वगत, मोनोलॉग, स्वगत, क्लीजेट, ड्रामा आदि आ जाते हैं। और विषयी प्रधान काव्य में मेडिटेटिव प्रकार के काव्य आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत लिरिक मतलब गेय गीत, गाना। फिर दार्शनिक गीत आते हैं, ओड आते हैं, एलिजी आते हैं, एलिजी, उसके बाद एपिक्स और सोनेट। ये अपने अंग्रेजी के अध्यापक ने बहुत कुछ इस बात को सुना होगा आपको, इसमें हम ज्यादा नहीं जाते। परंतु हम आगे चल करके देखेंगे तो आधुनिक हिंदी कवि, हिंदी आचार्यों का क्या कहना है, हिंदी विद्वानों का क्या कहना है इस वर्गीकरण के बारे में। मतलब आधुनिक हिंदी साहित्य, देखिए पहले जब हम
आदिकाल का अध्ययन करते थे उस समय केवल कविता ही थी, चाहे वो मुक्तक कविता के रूप में हो या फिर खंड काव्य के रूप में हो या महाकाव्य के रूप में। मतलब पृथ्वीराज रासो जैसा महाकाव्य है, परमाणु रासो जैसा खंड काव्य है, आलखंड जैसा खंड काव्य, उसी में खंड नाम में ही वो खंड काव्य प्रतीत होता है। उसी प्रकार से हम देखें आचार्य मतलब जो देवभद्र सूरी थे, देवसेन सूरी थे, उन्होंने जो लिखा हुआ महाकाव्य है भरतेश्वर बाहुबली रास, वो महाकाव्य है। अगर मध्य युग में हम देखें थोड़ा सा आगे आकर के, तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस महाकाव्य है, लेकिन कबीर के जो दोहे हैं वो मुक्तक काव्य आते हैं। और सूरदास एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने मुक्तक और प्रबंध काव्य इन दोनों का मिश्रण किया कि उनका गीत अपने आप में पूर्ण भी होता है और वो आगे पीछे के पूर्वापार संबंध से भी युक्त होता है। इसलिए तीनों प्रकार के काव्य हमें देखने हैं। तो देखिए कि आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य में अनेक विधाएं आई, कविता के साथ साथ गद्य भी आया। और आधुनिक काल का इतिहास पढ़ाते समय हमने आपको कहा था कि आचार्य शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य युग का नाम दिया है, गद्य काल का नाम दिया है। और इस आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गद्य कितने प्रकार का है, कौन कौन से हैं। अब गद्य में जो काव्य आया, लेखन आया या विधाएं आई, उनमें से कुछ विचारात्मक विधाएं थी, कुछ भावनात्मक विधाएं थी, कुछ तथ्यात्मक विधाएं थी, कुछ विश्लेषणात्मक विधाएं थी। परंतु आचार्य डॉक्टर चंद्रभानु सोनवने जी, जिनकी पुस्तक का नाम है साहित्य शास्त्र नाम की पुस्तक, और हिंदी साहित्य के इतिहास पर इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का सही इतिहास नाम से, तो उन्होंने गद्य को दो विभागों में बांटा है। एक है कल्पनाश्रित गद्य और दूसरा तथ्याश्रित गद्य। कौन सा? कल्पनाश्रित गद्य और तथ्याश्रित गद्य। और कुल मिलाकर के हिंदी साहित्य दो विधाओं में किया जा सकता है, श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, और उसके उपरांत श्रव्य काव्य के पद्य और गद्य विभागों में बांटा जा सकता है। पद्य में प्रबंध एवं मुक्तक वेदों को रखा जा सकता है, और गद्य साहित्य में कौन कौन से? कल्पनाश्रित गद्य, जिसको हम कहानी उपन्यास कहते हैं। उपन्यास मतलब कादंबरी, नॉवेल, कहानी, स्टोरी। उसके उपरांत तथ्याश्रित गद्य में जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, संस्मरण, इंटरव्यू, डायरी। मतलब इसमें किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र आता है। यहाँ आत्मकथा कोई अपने जीवन के बारे में लिखता है, रेखाचित्र, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, इंटरव्यू है, एक और नाम यहाँ रह गया, पत्र भी लिखे जा सकता है जो गद्य में होते हैं। मतलब जीवनी है, आत्मकथा है, रेखाचित्र है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, इंटरव्यू या भेंट वार्ता जिसे कहा जाता है, डायरी है, व्यंग्य है, निबंध है, ये सारे तथ्याश्रित में आते हैं। और विचारात्मक में निबंध और व्यंग्य आते हैं। विश्लेषणात्मक में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो ये थोड़ा सा देखिए, विश्लेषणात्मक गद्य में आलोचना यानी समीक्षा और शोध ग्रंथ आते हैं। और दृश्य काव्य जो दूसरा भाग है, दृश्य काव्य के अंतर्गत जो दिखाई देता है सामने रंगमंच पर, वो नाटक है, एकांकी है, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब जो श्रव्य काव्य हैं, श्रव्य काव्य के अंतर्गत जो गद्य और पद्य आता है। पद्य में हमने प्रबंध मुक्त की बात की, गद्य के अंतर्गत कल्पनाश्रित गद्य, तथ्याश्रित गद्य, विचारात्मक गद्य, विश्लेषणात्मक गद्य आते हैं। और दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और एकांकी जैसे विधाएं आती हैं। समझ में आएगा? फिर से कह रहा हूं मैं, भारतीय काव्य शास्त्रियों ने, आचार्यों ने साहित्य को या काव्य को दो विभागों में विभक्त किया है। एक है दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक नाटक आते हैं और श्रव्य काव्य के अंतर्गत पद्य और गद्य आता है। पद्य मुक्तक महाकाव्यात्मक हो सकता है और गद्य में ये सारी विधाएं आती हैं, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी वगैरह वगैरह। तो ये आप बात जाननी आपको जरूरी है। अब हम एक नक्शा आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, तो ये आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। ये नक्शा है और इसको हम छोटा करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे आगे। यानी इस नक्शे के माध्यम से आपको इस बात का पता चलेगा कि
ये जो साहित्य है या काव्य है वो कितने प्रकार का आता है, हमने एक सरसरी तौर पर देखा। अब उसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे और वो भी इसके माध्यम से। देखिए, अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है काव्य साहित्य। ये काव्य साहित्य है, काव्य अथवा साहित्य। पुराने जमाने में कहा कि साहित्य शब्द बहुत बाद में चल पड़ा, पहले साहित्य की सभी विधाओं के लिए काव्य शब्द प्रयुक्त था, लेकिन अब साहित्य शब्द अनेक विधाओं के लिए प्रयुक्त होता है, काव्य केवल कविता तक सीमित रह गया है। तो इन्होंने दो भेद किए हैं, पहला है दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य। कौन कौन सा है? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, नाटक और एकांकी। दृश्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, नाटक और एकांकी। ध्यान रखें, नाटक और एकांकी, क्योंकि ये दिखाई देते हैं रंगमंच पर। कोई अभिनेता नाटक कर रहा है। अब इसके अंतर्गत जो नई नई विधाएं भी आ गई, दृश्य नाटक और एकांकी के बाद में कौन कौन सी विधाएं आ गई? सिनेमा आ गया, टेलीविजन मालिका आ गई, धारावाहिक आ गए, वेब सीरीज आ गए, वो सब दिखाई देता है आपको। आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं, बड़े पर्दे पर भी देख सकते हैं, किसी नाट्यगृह में जाकर के भी देख सकते हैं, इसलिए ये दृश्य काव्य है। अब श्रव्य काव्य में दो भेद किए हैं। श्रव्य काव्य में कौन से भेद किए हैं? ध्यान रखें, श्रव्य काव्य के दो भेदों में पहला भेद है गद्य और दूसरा है पद्य। गद्य के अंतर्गत फिर कौन कौन से हैं? कल्पनाश्रित गद्य, तथ्याश्रित गद्य, विचारात्मक गद्य, विश्लेषणात्मक गद्य। इनमें से कल्पनाश्रित गद्य में दो विधाएं आती हैं, कहानी और उपन्यास, जो आपको अगले सत्र में पढ़नी है। एक उपन्यास आपके लिए रखा गया है जिसका नाम है दीक्षांत, और एक कहानी संग्रह है उसका नाम है द्वितीय भाषा के लिए है कथोपदेशनामा। वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिर तथ्याश्रित में जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, डायरी, यात्रा वर्णन वगैरह आते हैं। विचारात्मक गद्य के अंतर्गत निबंध और व्यंग्य आते हैं, और विश्लेषणात्मक में आलोचना और शोध ग्रंथ इत्यादि आते हैं। तो ये रही सारी गद्य की बात है, ये गद्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम पद्य की बात करते हैं। जो पद्य विधा है, पद्य विधा में तीन अलग अलग विधाएं आती हैं, ध्यान दें, ये बहुत जरूरी है ये समझना। ये पद्य के अंतर्गत है। पद्य के अंतर्गत पहली जो विधा आती है उसे कहा जाता है प्रबंध काव्य, दूसरी है निबंध काव्य, और तीसरा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाप्रबंध और खंड प्रबंध, मतलब महाकाव्य और खंड काव्य। खंड काव्य के भी दो भेद होते हैं, एकार्थ और अनेकार्थ। महाप्रबंध के कौन कौन से ग्रंथ हैं? पुराण, देखिए हिंदुओं में पुराण ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, आख्यान ग्रंथ हैं, चरित काव्य हैं और महाकाव्य हैं। अब उस इन सब की जगह एक ही का प्रयोग महाकाव्य का चलता है, फिर भी पुराण, आख्यान और चरित और महाकाव्य में थोड़ा थोड़ा अंतर है। वो अंतर उतना महत्वपूर्ण नहीं, हमने केवल महाकाव्य के भी लक्षण ध्यान में रखे हैं तो भी इन सब का काम चल जाता है। फिर उसके बाद मुक्तक के गेय मुक्तक, जो आजकल के फिल्मी गीत होते हैं या फिर नाटकों में गीत होते हैं, वो, और पाठ्य मतलब पढ़ने योग्य कविताएं, जैसे आपके जो काव्य कुसुम नाम की पुस्तक है उसमें जो कविताओं का सिलेक्शन किया है वो पाठ्य कविताएं हैं। फिर भी कभी उनका गाना भी बन सकता है, जैसे हर देश में तू हर वेश में तो, हम दूसरी बात की थी। और पहला जो वो मुक्तक है, मुक्तक मतलब मातृभाषा के दोहे, आपने पढ़ा ना भारतेंद्र सुंदर जी के, तो भारतेंद्र सुंदर जी के जो दोहे हैं मातृभाषा पर के दोहे, वो मुक्तक के अंतर्गत आते हैं, पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत, गेय मुक्तक के अंतर्गत तुकडोजी महाराज के आते हैं। ऐसी बहुत सारी कविताएं आपने पढ़ी हैं। और यहाँ खंड काव्य के रूप में क्या आता है आपके पाठ्यक्रम में? आपके पाठ्यक्रम में खंड काव्य के रूप में राहुल आता है। राहुल, जो जयप्रकाश कर्दम जी ने गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल के जीवन पर आधारित रखा है, वो सब सर ने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, ये मानकर में चल रहा है। और महाकाव्य जो है वो आपके पाठ्यक्रम में अगले साल महाकाव्य का खंड आएगा, अगले इसमें, क्योंकि जो कविता की विधा है
जो सर आपको काव्य कुसुम और राहुल पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से अगले सत्र में मतलब ये परीक्षाएं जब आप देंगे उसके अगले सत्र में, द्वितीय सत्र में आपको जो कविता का प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न में एक ही पुस्तक लगी है जिसका नाम है पद्य परिमल। उसका लेखन मैंने किया हुआ है, मतलब उस संपादन में मैं हूँ, और उसमें हमने प्राचीन कविताएं ली, अमीर खुसरो, उसके बाद नामदेव, उसके बाद कबीर, तुलसी, ये कवि लिए हैं। साथ ही साथ तुलसीदास जी के महाकाव्य या चरित काव्य जिसको कहा जाता है, रामचरितमानस के अयोध्या कांड का चित्रकूट प्रसंग हमने लिया है। वो भी पुस्तक आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी, लेकिन वो अगले सत्र में है, इतना ध्यान रखिए। और हमने पाठ्यक्रम बनाते समय ये जानबूझकर कहा था कि जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें पहला प्रश्न पत्र जो है उसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको मतलब काल विभाजन, नामकरण, उसके उपरांत आदिकालीन काव्य, उसके उपरांत भक्तिकालीन काव्य, रीतिकालीन काव्य पढ़ना है। और साथ ही साथ इसी सत्र में हमने आपको आधुनिक कविताएं भी पढ़ाई, राहुल खंड काव्य पढ़ाए, आधुनिक कविताएं पढ़ाई। तो आपको ये पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार से काव्य विधा आ जाते हैं। फिर उसके उपरांत ये भी हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि कोई खंड काव्य भी आपके पाठ्यक्रम में रहे, महाकाव्यांश भी आपके पाठ्यक्रम में है, रामचरितमानस का जो अगले सत्र में होगा, और अगले सत्र में प्राचीन और मध्ययुगीन कविताएं, इस सत्र में आधुनिक कविताएं। ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि किस प्रकार से ये पाठ्यक्रम बनाना पड़ता है, किस प्रकार से हमने बनाया है। मैं फिर से एक बार आपको ये दिखाना चाहूँगा कि काव्य या साहित्य के दो प्रकार होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, एकांकी, सिनेमा, दूरदर्शन धारावाहिक, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह वगैरह आते हैं। और श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य और पद्य होता है। गद्य के अंतर्गत कल्पनाशील गद्य, उपन्यास, कहानी। तथ्यशील गद्य के अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, डायरी, यात्रा वर्णन इत्यादि विधाएं आती हैं। विचारात्मक गद्य के अंतर्गत निबंध, व्यंग्य आते हैं, और विश्लेषणात्मक गद्य के अंतर्गत आलोचना, शोध ग्रंथ इत्यादि। फिर पद्य के अंतर्गत प्रबंध काव्य, निबंध काव्य, मुक्तक काव्य आते हैं। प्रबंध काव्य के महाप्रबंध और खंड प्रबंध या महाकाव्य और खंड काव्य भाग आते हैं। महाप्रबंध के पुराण, आख्यान, चरित काव्य और महाकाव्य प्रकार होते हैं। खंड काव्य के एकार्थ और अनेकार्थ काव्य होते हैं, और मुक्तक काव्य के गेय और पाठ्य होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ डिटेल में देखने की जरूरत नहीं। आज की तासिका में हम गद्य पर कोई विचार नहीं करेंगे। आज की तासिका में हम गद्य पर कोई विचार नहीं करेंगे, केवल हम पद्य पर विचार करेंगे, और उसमें भी मुक्तक और खंड का, महाकाव्य, खंड काव्य इत्यादि पर विश्लेषण करेंगे। आपकी तासिका 9:20 को होती है, दूसरे राज्य शास्त्र इतिहास हो गए थे 8:40 नहीं, उन्होंने कल कहा कि 9 के बाद ही लेने वाले हैं। किस सर ने आज कौन सा वार है? शुक्रवार है। ठीक है, हम 10 मिनट में पूरा करेंगे और फिर आपको छोड़ देंगे। हालांकि मैं 9:30 तक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। अब हम श्रव्य काव्य की बात करते हैं। अब जल्दी जल्दी इस बात को समझने का प्रयास करें। श्रव्य काव्य अंतर्गत कविता है। श्रव्य काव्य के अंतर्गत देखिए, भारतीय आचार्यों ने श्रव्य काव्य या श्रव्य साहित्य को पद्य और गद्य में विभाजित किया है। तो आपने देखा, पद्य शब्द का अर्थ है पदगतो, मतलब जो पद्यबद्ध है, गतिबद्ध है। विशिष्ट लयबद्ध गति से युक्त साहित्य को पद्य साहित्य कहा जाता है। कविता का स्वरूप के विवेचन करते हुए साहित्य शास्त्र इस ग्रंथ में डॉक्टर चंद्रभानु सोनवने जी ने लिखा है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। उनके अनुसार रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य और छंद अर्थात वर्ण संगीत और लय संगीत कविता के लिए अनिवार्य है। इनमें से किसी एक का नाम कविता नहीं है। इन तीनों का समन्वित रूप ही काव्य है।
पहले दो तत्व काव्य अथवा साहित्य के अनिवार्य अंग है। इसका छंद केवल कविता में ही आता है, छंदबद्ध केवल कविता होती है। तो इन्होंने क्या बात कही है? पहली चीज रसात्मक शब्दार्थ, छंदोमय विशिष्ट विधा, ये कविता है। और साथ ही साथ उसमें क्या होना चाहिए? रमणीय अनुभूति होनी चाहिए, उक्ति वैचित्र्य होना चाहिए, छंद होने चाहिए। तो इनमें से पहले जो तत्व है रमणीय अनुभूति, उक्ति वैचित्र्य सभी विधाओं में होता है, लेकिन छंद काव्य विधा में अधिक होता है। छंदों का प्रयोग कविता में नहीं होता है। अब छंद विरहित कविताएं आज भी आ रही हैं गद्य गद्य की तरह। और छंद में मात्रा वर्ण की नियमबद्धता नहीं, बल्कि लयात्मक अर्थपूर्ण शब्द योजना भी होती है। मुक्तक छंद में लय, गति और यति पर ध्यान दिया जाता है। हम ये आगे चल करके जो साहित्य शास्त्र का विषय उसमें अधिक लेंगे। जगदीश गुप्त जी ने मुक्त छंद की क्या किया है, देखिए मुक्त छंद के लिए जगदीश गुप्त लिखते हैं, चरणों की अनियमित असमान स्वच्छंद गति और भावानुकूल विधान, ये मुक्त छंद काव्य की विशेषता है, मुक्त छंद की। और कविता के भेद जैसा हमने प्रबंध निबंध मुक्त कहा था। फिर उसके उपरांत प्रबंध काव्य क्या होता है? प्रबंध काव्य देखिए पहले अनेक छंदों में, देखिए कथा सूत्र और छंदों में, कथा सूत्र और छंदों की विशेष क्रम से आबद्ध कविता प्रबंध कविता कहलाती है। अनेक छंदों में क्रमशः विचारधारा या भावधारा को प्रकट करने वाली निबंध कविता कहलाती है। और वह पद्य रचना जिसके अंतर्गत छंद या किसी विचार सूत्र या भावधारा से श्रृंखलाबद्ध न होकर के स्वतंत्र और स्वतंत्र रहते हैं और किसी भी क्रम में संचालित किए जा सकते हैं, निबंध या मुक्त कहलाते हैं। प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं आगे जाकर के, महाप्रबंध, अखंड प्रबंध या खंड काव्य, पुराण आख्यान महाकाव्य, पुराण बृहद काव्य रहते हैं जिसमें हिंदुओं में देखिए 18 पुराण बहुत प्रसिद्ध है। नारद पुराण, कुर्म प्रधान, विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत महापुराण, भागवत महापुराण वगैरह। तो 18 पुराण और 18 उपपुराण आ जाते हैं। आख्यान के अंतर्गत ये प्रबंध है, इसमें प्रेम या नीति या भक्ति वीरता का काल्पनिक होता है। महाकाव्य, और महाकाव्य में देखिए महाकाव्य को अंग्रेजी में एपिक कहा जाता है। एपिक और महाकाव्य लगभग एक जैसे हैं। उसे फारसी शैली में मसनदी कहा जाता है। मतलब भारतीय महाकाव्य, फारसी मसनदी और अंग्रेजी एपिक एक ही है। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि चाहे वो संस्कृत के हो चाहे पाश्चात्य हो, हिंदी विद्वानों ने जो व्यक्त किए हैं वो मत है। क्या होना चाहिए? अग्नि पुराण नाम के ग्रंथ में आचार्य वेद व्यास जी ने क्या कहा है महाकाव्य को? देखिए सर्गबद्ध होना चाहिए, कथा वस्तु, नायक, वर्णन, छंद, रस, उद्देश्य, ये सारे इसमें होने चाहिए। आचार्य दंडी ने ये कहा है कि उसमें पहले आचीभूषण होना चाहिए, ईश्वर की स्तुति होनी चाहिए, कथा वस्तु का संकेत होना चाहिए, विविध वृत्त या छंदों से युक्त लोकानुरंजनकारी होना चाहिए। आचार्य विश्वनाथ ने दंडी का अनुकरण किया। हेमचंद्र, ये बार बार कुछ आचार्यों के नाम आ रहे देखिए। आचार्य विश्वनाथ ने अपने पूर्ववर्ती विचारों का सार लेकर के और उन्होंने क्या कहा, देखिए इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं। इनमें पहला है कथा वस्तु। कथा वस्तु कैसे होनी चाहिए? ऐतिहासिक होनी चाहिए, काल्पनिक होनी चाहिए, मिश्रित होनी चाहिए, सर्गबद्ध होनी चाहिए और आगे आने वाले सर्ग की कथा पहले सर्ग के अंत में होनी चाहिए। इसमें नायक होता है, नायक होना चाहिए, उच्च कुलोत्पन्न नायक होना चाहिए, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र, बड़े बड़े नायक होने चाहिए। धीरोदात्त, उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, धीरोदत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदात्त और धीर गंभीर, धीर ललित, ये इसके प्रकार हो जाता है। फिर उसके बाद उसमें रस होना चाहिए। कौन सा रस होना चाहिए? श्रृंगार रस, वीर रस या शांत रस, तीनों में से कोई एक। इसमें अलग अलग छंद होने चाहिए। संस्कृत के आधार पर शतवरी, अतिशतवरी, जगती, अतिजगती, दृष्टि जाति वाले, पुष्पिता, गरीबता इत्यादि छंद होने चाहिए। एक सर्ग में केवल एक छंद का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन अंत का जो श्लोक है वह बदल होना चाहिए, छंद बदलना चाहिए। इसमें वर्णन में महाकाव्य बृहद काव्य होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए? देखिए क्या क्या होता है, किस किस का वर्णन आप कर सकते हैं उसमें? रात्रि का, संध्या का, सूर्य का, चंद्र का, रात्रि का, प्रदोष का, अंधकार का, प्रातः काल का, दिन, मध्याह्न, किसी भी समय का वर्णन कर सकता है।
मृगया मतलब शिकार का कर सकते हैं, पर्वत का कर सकते हैं। आज भी देखिए पर्वतों का वर्णन कर सकते हैं, समस्त ऋतु मतलब 6 ऋतुओं का वर्णन कर सकते हैं। दरवाजा संयोग, वियोग, श्रृंगार, मुनि, स्वर्ग, नरक, यज्ञ, विवाह, उत्सव, यात्रा, मंत्र, पुत्र आदि अनेक पद्धति का वर्णन। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसको हम महाकाव्य में नहीं रख सकते। सारे विषय महाकाव्य में आ सकते हैं, सारी घटनाएं आ सकती हैं, और प्रसंग सज्जनों की प्रशंसा, दुष्टों की निंदा भी उसमें होनी चाहिए। अब देखिए पूरा रामायण अगर हम पढ़ते हैं तो रामायण का सार क्या है? रामाधिवत वर्तव्य न रावणाने। राम जैसा आचरण करो, रावण जैसा आचरण नहीं करना है। या फिर 18 के 18 पुराण जब हम पढ़ते हैं व्यास जी के लिखे हुए, तो उनका अर्थ क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परम। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हो तो परोपकार करो, और अगर पाप कमाना चाहते हो तो दूसरों को पीड़ा दो। यही तो अर्थ होता है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है? चतुर्वर्ग प्राप्ति, मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसी को कहा जाता है चतुर्वर्ग प्राप्ति, जो 4 पुरुषार्थ हमारे हैं। और फिर नामकरण कैसे होना चाहिए? महाकाव्य का नामकरण कवि के नाम पर हो सकता है, उसके उपरांत चरित्र के नाम पर हो सकता है, चरित्र के नायक के नाम पर हो सकता है, जैसे कि रामायण, महाभारत, मध्यवर्ती घटना पर लेकर के रामचरितमानस वगैरह। फिर उसके उपरांत पाश्चात्य महाकाव्य में क्या कहा गया? देखिए पाश्चात्य महाकाव्यों में पाश्चात्य महाकाव्यों को महाकाव्य में क्या कहा जाता है? इपिक कहा जाता है। इपिक इपिक कहा जाता है, मैंने पहले ही कहा था। और इसमें इलियड, ओडिसी जैसे ग्रंथ आते हैं जो ग्रीक भाषा में हैं। कुछ अनिल आते हैं जो अलंकृत महाकाव्य आते हैं, कुछ रोमांटिक महाकाव्य आते हैं जिनको द रिंग एंड द बुक जैसे हैं। और इन काव्यों का विश्लेषण करने वाले लोगों में एरिस्टोटल, होरेस, कैलेथो, प्रोक्वेरो, टैसो, शिलर, वेकेनेस इत्यादि लोगों ने इनका वर्गीकरण किया। जैसे हमारे यहाँ आचार्य हैं वैसे इनके आचार्य हैं। और उन्होंने क्या कहा है कि 4 तत्व माने महाकाव्य में: वस्तु विधान, चरित्र, भाषा शैली और उद्देश्य। तो ये कैसे होना चाहिए? महाकाव्य की वस्तु ऐतिहासिक होनी चाहिए, वो कहते हैं। काल्पनिक कथा का भी प्रयोग किया जा सकता है, कभी कभी इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। फिर चरित्र चित्रण, महाकाव्य का नायक भारतीय की तरह है, उदात्त होना चाहिए, चरित्रमान होना चाहिए। और भाषा शैली में देखा जाए तो इसकी अलंकृत शैली होनी चाहिए, छंद की गरिमा में होनी चाहिए। बड़े आकार के अर्थ से कोई काव्य नहीं होता। और इसका उद्देश्य क्या कहा इन्होंने? पाश्चात्य विद्वान महाकाव्यों और जीवन और समाज का व्यापक चित्रण करने में सक्षम वर्णन प्रधान युक्त होते हैं। मतलब मनुष्य का जीवन और मनुष्य समाज, इन दोनों का समग्र वर्णन करने वाले को महाकाव्य कहते हैं। उन्होंने उद्देश्य दिया है कि नैतिकता, काव्य में नैतिकता बढ़े। उसके उपरांत प्रश्न में महान धार्मिक तत्व उसमें संपुष्ट होने चाहिए, पुष्ट होने चाहिए, स्पष्ट प्रतीकात्मक होने चाहिए। हिंदी कवियों ने, हिंदी काव्य शास्त्रियों ने यही बातें आगे कही हैं। आचार्य शुक्ल जी ने 4 तत्व बताए हैं: इतिवृत्त, वस्तु व्यापार, भाव व्यंजना, संवाद, योजना। नगेंद्र जी ने उदात्त कथानक, उदात्त कार्य, उदात्त भाव, उदात्त चरित्र, उदात्त शैली कही महाकाव्य के लिए। बाबू गुलाब राय ने, जिनकी पुस्तक हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का, सुबोध इतिहास, उन्होंने लिखा है महाकाव्य वह विषय प्रधान काव्य है जिसमें अपेक्षाकृत बड़े आकार में जाति में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नायक के उदात्त कार्यों द्वारा जातीय भावनाओं, आदर्शों और आकांक्षाओं का उद्घाटन किया जाता है। भगत मिश्र ने भी महान कथानक, महान चरित्र, उदात्त के जो महान शब्द है, उदात्त, महान कथानक, महान चरित्र, महान संदेश और महान शैली के आधार पर महाकाव्य के 4 प्रमुख भेद किए हैं। कथा प्रधान जैसे पृथ्वीराज का स्वर, चरित्र प्रधान जैसे रामचरितमानस,
भाव प्रधान जैसे कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का, इसका हम अगली क्लास का हम लोग उल्लेख करेंगे। और अलंकार प्रधान जैसे रामचंद्र चंद्रिका, पता है रामचंद्र चंद्रिका? रीतिकाल के प्रथम कवि आचार्य केशवदास की इस पारदेशना हमने इसका उल्लेख किया था। फिर उसके उपरांत कुछ और भी हैं खंड पद काव्य। अब देखिए खंड काव्य पर आगे पढ़ने जा रहे हैं। महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर है? जो उपन्यास और कहानी में है, उपन्यास बड़ा होता है, कहानी छोटी, तो वैसे महाकाव्य बड़ा होता है, खंड काव्य छोटा होता है। क्या है इसमें? देखिए, भाषा विभाषा नियमात काव्यम सर्ग समुचितम एकार्थ प्रवण ही पद्य ही संधि सामग्री विवर्जितम खंड काव्यम भवेत काव्यम तस्य एक देशानुसारी। एक अर्थ और एक देश, मतलब महाकाव्य में अनेक अर्थ हो सकते हैं, अनेक देश हो सकते हैं, अनेक चरित्र हो सकते हैं, अनेक पात्र हो सकते हैं, बहुत बड़ा काल हो सकता है, लेकिन खंड काव्य में वो एक होना चाहिए। एक सर्ग से लेकर 8वें सर्ग तक इसका खंड काव्य का चल सकता है। फिर अनेक विद्वानों ने एक बात कही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की, महाकाव्य के धर्म पर जिस काव्य की रचना होती है और जिसमें पूर्ण जीवन ग्रहित न करके मनुष्य के जीवन का खंड मात्र ग्रहण किया जाता है, उसे खंड काव्य कहता है। अगर गौतम बुद्ध के जीवन पर लिखना हो तो महाकाव्य बन जाता है, लेकिन उनके पुत्र राहुल पर छोटा सा खंड काव्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। खंड काव्य के भेद ना, दो काव्यानुशासन की बात हमने की थी। काव्यादर्श के आधार पर दो होते हैं, एकार्थ और अनेकार्थ। फिर उसके बाद मुक्तक कविता। मुक्तक कविता में बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ शुक्ल जी ने कहा है, मुक्तक और प्रबंध का अंतर स्पष्ट कर दिया है कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारणी, रस की छींटें होती हैं। काव्य महाकाव्य विस्तृत वर्णस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, 2-4 खंड काव्य मुक्तक में। और मुक्तक के भी भेद होते हैं। मुक्तक सैद्धांतिक विशेषक, कलापक, कोश, प्रघटक, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें गीति काव्य, लिरिक जिसे कहा जाता है, और लिरिक की विशेषता है कि इसमें भाव प्रवणता, वैयक्तिकता, रागात्मकान्विति, गेयता, संगतनात्मकता और सहज भाषा शैली है। ये होनी चाहिए। आजकल फिल्मी गीतों में सारे तत्व होते हैं। वैयक्तिकता होती है, भाव प्रवणता होती है, रागात्मकान्विति होती है, गेयता होती है, सहज भाषा होती है। तो आज हमने एक बार फिर से संस्कृत और आपको बताते हैं क्या हमने लिया है आज। हमने देखने की कोशिश की कि काव्य साहित्य में दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य के नाटक एकांकी, श्रव्य काव्य में गद्य पद्य, गद्य में कल्पनाशील तथ्याशील विचारात्मक विश्लेषणात्मक, पद्य में प्रबंध निबंध मुक्तक, महाप्रबंध या खंड प्रबंध, महाप्रबंध और खंड प्रबंध, उसके पुराण आख्यान चरित्र और महाकाव्य प्रकार होते हैं। खंड काव्य के एकार्थ, अनेकार्थ और मुक्तक के केवल पाठ है। ठीक है, आज की क्लास से हम यहाँ समाप्त करते हैं। कल हम इसी आधार पर, इन्हीं महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास विशेष करके आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को एक बार इस परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज की क्लास का समाप्त। आप अपनी स्वीकृति से तक जा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। कृपया करके इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिखिए। यदि आपको सचमुच पसंद आ गया हो यह वीडियो तो अन्य मित्रों और छात्रों को अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो आप और अन्य भी देखना चाहते हैं तो कृपया हमारा यह जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए केवल इस बेल आइकॉन को, घंटी को स्पर्श करना होगा और आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और इसी प्रकार के अनेक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।